वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बीओ की और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। डिवाइस सीरीज में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जैसे हम संविधान पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो है खेती या कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसकी बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है। तो आज की क्लास में जो हम यहाँ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इस डिवाइस सीरीज में, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट। ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैंने भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2 नागरिकता और ये जो है इसका है भाग 3, उसकी जो है आज की क्लास में हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे। इसके जो है मैं 2 या 3 पार्ट लेकर के आऊँगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है और विश्वास मानिए कि पेपर में फंडामेंटल राइट से सवाल आता ही आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो इसको हम बहुत अच्छे से, इसका एक एक आर्टिकल बहुत अच्छे से जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिरकार मूल अधिकार हैं क्या। ये जो लिखा है, जो शब्द यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ये होता क्या है। तो देखो भाई, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हम नहीं कर पाते थे या अंग्रेज़ हमें नहीं करने देते थे। एग्जाम्पल के लिए, हम कितने भी योग्य हैं लेकिन अंग्रेज़ हमें किसी भी उच्च पद पर जाने की अनुमति नहीं देते थे, ना सेना में ना ही सिविल में। आप होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उच्च अधिकारी नहीं बन पाओगे। उच्च पद पर कोई ना कोई अंग्रेज ही बैठेगा, आप उच्च पद पर नहीं जा सकते। दूसरा, भारत में कहीं भी आने जाने की हमें स्वतंत्रता नहीं थी जब हम गुलाम थे। तो हमें बोलने की आज़ादी, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने तय किया कि जब हमें अपना संविधान बनाने का मौका मिला तो हमने तय किया कि हम वो सभी चीज़ें जो गुलामी के दौरान हम नहीं कर पाए या हमें करने को नहीं मिली, उन सब चीज़ों को हम करेंगे और अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भारतीय संविधान में एक खंड जोड़ा जिसे कहा जाता है मूल अधिकार। मूल अधिकार साथियों बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये व्यक्तियों के विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास मूल अधिकार नहीं होंगे तो हम अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जैसी महत्वपूर्ण चीज़ से पुरस्कृत किया। जो हमने स्वतंत्रता संग्राम झेला था, उसके बाद हमें इस चीज़ से सम्मानित किया गया कि हमें मिलेंगे फंडामेंटल राइट। तो अगर कोई पूछे मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त वे अधिकार हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। बात समझ में आई आपको? फंडामेंटल राइट क्या है? अगर हम इनके बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको संविधान में जो चीज़ मिलेगी वो है फंडामेंटल राइट। बात समझ पा रहे हो? हाँ, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। अब अगर हम देखें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। हम लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक, और अब हम जरा ये देखें कि मूल अधिकारों का जो है इतिहास क्या है। तो मूल अधिकारों का विकास जो होता है, मूल अधिकारों का सबसे पहले विकास, ठीक है, फंडामेंटल राइट का जो सबसे पहले जो बातचीत इनके बारे में होती है, ठीक है, सर्वप्रथम जो फंडामेंटल राइट है, इनके विकास की जो बात आती है, ये आती है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। सबसे पहले फंडामेंटल राइट की जो बातचीत शुरू हुई वो यूनाइटेड किंगडम में हुई, यानी ब्रिटेन में हुई। और ब्रिटेन में तब हुई जब 1215 में ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन के सम्राट, जिनका नाम था सम्राट जॉन, उनको मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। तो इंग्लैंड में बेसिकली क्या हुआ साथियों, इंग्लैंड में 1215 में
इंग्लैंड की जनता ने सम्राट जॉन को इस बात के लिए बाध्य किया कि आप मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करिए। मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा आखिरकार क्या है साथियों? तो समझ लो, मैग्ना कार्टा है महाअधिकार पत्र, जिसमें देश की जनता को, इंग्लैंड की जनता को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए, उसे ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो 1215 में इंग्लैंड की जनता ने अपने महाराज को, अपने सम्राट को इस चीज़ के लिए बाध्य कर दिया कि आप इस पर साइन करिए। तो फंडामेंटल राइट की जो सबसे पहली हमें झलक देखने को मिलती है वो 1215 में इंग्लैंड में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस की क्रांति से भी हमें कुछ फंडामेंटल राइट का हल्का फुल्का झलक देखने को मिलता है। जब फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत, जब हम और इतिहास में आगे बढ़ते हैं और जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत पूरी दुनिया को 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो कि है समानता, भाईचारा, हाँ 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये फ्रांस की क्रांति से पूरी दुनिया को मिलती हैं और ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे मूल अधिकार में सम्मिलित हैं। तो एक झलकी हमें मूल अधिकारों की फ्रांस में भी देखने को मिलती है। जब फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया गया। अगर हम भारत में बात करें तो भारत की आज़ादी से पहले भी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के थोड़ा बहुत काम हुआ है, और अगर हम स्वतंत्रता से पहले देखें तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में की गई। मूल अधिकारों की मांग जो है वो स्वराज विधेयक में की गई। कब की गई? 1895 में। 1895 में जो स्वराज विधेयक आया, और इस स्वराज विधेयक को कौन लेकर के आया? इस स्वराज विधेयक को लेकर के आए बाल गंगाधर तिलक। इसमें उन्होंने कहा कि हमें चाहिए फंडामेंटल राइट, हमें मूल अधिकार मिलने चाहिए, भारत की जनता को मूल अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बार जो है इसकी हमें झलकी देखने को मिलती है 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई, उसके अंतर्गत, ये मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता से पहले। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई, उस नेहरू रिपोर्ट में भी साथियों मूल अधिकारों को लेकर के बातचीत की गई और कहा गया कि भारतीय जनता के पास फंडामेंटल राइट होने चाहिए। लेकिन ये जितने भी प्रयास हम देख रहे हैं, ये सब स्वतंत्रता पूर्व है, और अंग्रेजों से किसी भी प्रकार के मूल अधिकार की मांग करना और उसे प्राप्त करना ये संभव नहीं है। अंग्रेज हमें तो इंसान ही नहीं समझते थे, उनकी निगाह में हम इंसान ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से जो हमें इंसान नहीं समझते, उनसे आप फंडामेंटल राइट की मांग कर रहे हो तो मिलना लगभग असंभव है, वो मिल नहीं पाएंगे। फिर भी लेकिन जो है प्रयास तो हम लोगों ने किए। फाइनली भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो हमने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी और मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनको हमने रखा। और इन मूल अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने की है वो ये कि ये मूल अधिकार जो है ये कोर्ट द्वारा प्रवर्तन कराए जा सकते हैं, कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय है। इन मूल अधिकारों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हमें मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इनको न्यायालय द्वारा लागू भी करवाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बस दे दिए, अगर कोई इनको देने से मना करता है या सरकार इनका उल्लंघन करती है या कोई भी संस्था इनका उल्लंघन करती है तो आप कोर्ट में ले जाकर इनको लागू भी करवा सकते हो। तो ये पूरी जो है इतिहास है हमारे फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकारों का। अब हम जरा संविधान में आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको उल्लेख मिलेगा किसका? मूल अधिकारों का। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं। चलिए, तो साथियों आज के समय में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान ने हमको 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं, ध्यान रखना।
आज के समय में हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है? 6। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार। किन अनुच्छेदों में सम्मिलित होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले मैं सबके सब नोट कर देता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक, चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। और घंटी वाला आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, इसे इग्नोर करेंगे। और फिर है हमारे पास शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा हाँ जी। तो पहला है हमारे पास समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और जो छठा अधिकार है उसको भी देख लेते हैं। जो छठा अधिकार है हमारे पास वो है साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट आज के समय में मौजूद हैं, 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे इनको टोटल 6 फंडामेंटल राइट हमारे आज के समय में हमारे पास मौजूद है। अब इनमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो भी देख लो। अच्छा देखो, ये आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, ठीक, समानता का अधिकार। 19 से लेके 22 तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से लेके 24 तक आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक आपको मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। 29 से लेके 30 तक आपको मिलेगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 31 में कुछ नहीं है और 32 में मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं और मतलब पूछे ही जाते रहते हैं बहुत बार। तो पहले तो जो है आपको इनका ये क्रम ही आपको पता हो, ठीक है, किस आर्टिकल में कौन सा आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट, ये क्रम ही आपको पता हो। एक तरफ इनको दे देगा, एक तरफ इनको दे देगा और कहेगा सही से मिलान करिए। तो प्रॉपर आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? अब एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में चले जाते हैं, थोड़ा और बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार अगर हम देखें तो सब लोग एक समान है। भारत किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा किसी भी स्तर पर, ये समानता का अधिकार है और होता भी नहीं है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको बात करने की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आपको भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, जो मन में आए वो करो। आपको अपना जीवन स्तर बनाए रखने की स्वतंत्रता है। आप अमीर बनना चाहें, गरीब बनना चाहें, भिखारी बनना चाहें, डॉक्टर बनना चाहें, पीसीएस बनना चाहें, आईएएस बनना चाहें, कोई नहीं रोकेगा आपको, सबको स्वतंत्रता है, जीवन में जो करना चाहो करो। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, आपका किसी तरीके से, न मानसिक न शारीरिक, किसी तरीके का कोई भी शोषण आपके साथ नहीं किया जाएगा, और कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। देखो याद रखना, भारत का अपना कोई भी पंथ नहीं है,
पहली बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। ठीक, तो भारत का अपना कोई पंथ नहीं है, लेकिन उसने सभी नागरिकों को अपना पंथ चुनने की जिम्मेदारी दे रखी है। आप जिस पंथ को मानना चाहें, आप जिस धर्म से जुड़े पंथ को मानना चाहें उसको मान सकते हैं। आप हिंदू रहें, मुस्लिम रहें, जैन रहें, बौद्ध रहें, यहूदी रहें, पारसी रहें, आपको जिस पंथ में जाना है आप जाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको इनमें से किसी पंथ को नहीं मानना है तो आप किसी पंथ को मत मानिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा जो लोग इसमें से मिसकन्फ्यूजन कर जाते हैं, जिसमें से उनको थोड़ा सा लगता है कि संविधान उन्हें जो अधिकार दे रहा है वो कुछ और दे रहा है और वो कुछ और समझ लेते हैं। जैसे संविधान ने देखो ये तो कहा है कि आप किसी धर्म को मानो या मत मानो, आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, तो मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, ठीक है। मैं इस्लाम धर्म को नहीं मानता, तो मैं अगर सनातन धर्म को मानता हूँ तो मैं इस्लाम धर्म को मानूं या ना मानूं मेरी इच्छा है। लेकिन अगर मैं इस्लाम के ऊपर व्यर्थ सवाल खड़े करूं जिससे इस्लाम का अपमान हो रहा हो, मोहम्मद साहब का अपमान हो रहा हो, तो वो कानूनी रूप से गलत है। बहुत सारे लोग, जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उल्टे सीधे सवाल खड़े करते हैं। दुख की बात यह है कि वो हिंदू समुदाय के ही होते हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं हमारे यहाँ पर जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, बट उन्हें संविधान का 0% भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस संविधान को लेके घूमते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान कुछ नहीं है इस बारे में। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग हिंदू देवी देवताओं पर उल्टे सीधे सवाल उठाते हैं, व्यर्थ के सवाल जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके का कोई भी काम करते हो, देखिए आप किसी का सम्मान करें या ना करें ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो आपको अगर हिंदू देवी देवताओं को मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर के इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान आपको जब बोलने की आज़ादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है आप जिस धर्म को मानना चाहें माने, ना मानना चाहे मत माने। लेकिन धर्म को ना मानने के अंतर्गत ये शामिल नहीं है कि आप दूसरे धर्म का अपमान करेंगे। दूसरे धर्म का अपमान करेंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, ये भी प्रॉपर है, समझ लो इस बात को, ठीक है। फिर है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। भाई हमें शिक्षा का अधिकार है और संस्कृति का अधिकार है। आपकी जो भी संस्कृति है, आप अपनी उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहें कर सकते हैं, सरकार भी उसमें आपकी सहायता करेगी, ठीक है। तो संस्कृति को बचाए रखना हमारा अधिकार है। और सबसे एंड में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अर्थ हुआ ये कि अगर ऊपर वाली किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फिर आप सहारा ले सकते हैं किसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, और अनुच्छेद 226 के तहत आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये कुछ मैंने बेसिक समरी आपको दी है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इनको देखेंगे। देखिए सारे आर्टिकल तो एक क्लास में कवर कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना होगा, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो बीईओ का, आप पेपर देने जा रहे हो पीसीएस का, तो फिर अच्छे ही सवाल पूछे जाएंगे, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एक एक करके बात करेंगे, चलिए। पहले देखेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या है? तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी हुई है राज्य की। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 जो है ये हमें राज्य की परिभाषा देता है, राज्य को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 12 हमें बेसिक ये बताता है कि अध्याय 3 यानी मूल अधिकारों में वर्णित राज्य का अर्थ संघ तथा राज्य सरकारों तथा स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के विधायिका तथा कार्यपालिका के अंगों तक सीमित है। यानी सरकार क्या है, राज्य क्या है? तो राज्य में देखो ध्यान रखना, संघ सरकारें भी शामिल होंगी, राज्य सरकारें भी शामिल होंगी, और इसके अलावा जो स्थानीय स्वशासन निकाय है, स्थानीय स्वशासन निकाय है, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य का मतलब है कानून बनाने वाली शक्तियां। राज्य का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कानून बनाने वाली शक्तियां। तो हर वो संस्था जो कानून बनाने की शक्ति रखती है, अपने ही भले अपने ही क्षेत्र में क्यों ना बनाए, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी भी राज्य के अधीन आती है, ध्यान रखना, वो भी राज्य की परिभाषा को पूरा करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य क्षेत्र के लिए कानूनों का निर्माण करती है, तो वो एक कानून बनाने वाली संस्था है, तो राज्य के अंतर्गत आएगी।
तो आर्टिकल नंबर 12 हमें ये बताता है कि राज्य में कौन कौन शामिल होता है। तो राज्य में केंद्र सरकार शामिल होती है, राज्य सरकारें शामिल होती हैं, और स्थानीय सुशासन जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होती है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी तो पंचायतें कानून का निर्माण करती हैं अपने एरिया के लिए, करती है नहीं करती हैं, उनके एरिया में क्या नियम होगा ये वो बनाती हैं। तो इसलिए समस्त जो संस्थाएं हैं ये शामिल होती है किसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो सभी संस्थाएं जो अपने एरिया में अपनी कैपेसिटी में अगर कोई कानून निर्माण कर रही हैं तो वो सरकारी संस्थाएं आती हैं राज्य के अंतर्गत। सामान्य रूप से इसमें प्राइवेट संस्थाएं सम्मिलित नहीं होती हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर काम कर रही है तो वो भी राज्य के अधीन शामिल हो जाएगी, ध्यान रखना, भले वो प्राइवेट है। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राज्य में कौन कौन सम्मिलित होता है। सामान्य रूप से अगर आपसे जो पेपर पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, तो ध्यान रखना संघ सरकार शामिल है, राज्य सरकार शामिल है और स्थानीय सुशासन, ये तीनों ही राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। स्टेट क्या है, आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। आगे आता है इसमें अनुच्छेद 13, आगे आता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या है, पहले तो मैं लिख देता हूं इसको, ये है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। आर्टिकल नंबर 13 है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। ये है आर्टिकल नंबर 13, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। ये क्या होता है, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का अर्थ क्या है? तो देखो भैया, आर्टिकल नंबर 13 ये साफ साफ कह रहा है कि राज्य कभी भी कोई ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि राज्य कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, यानी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर राज्य कभी भी कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून अपने आप ही समाप्त कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि भारत में राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो असंगत हो, किससे? फंडामेंटल राइट से। यानी फंडामेंटल राइट को बहुत सिक्योर कर दिया गया है और फंडामेंटल राइट को समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल रहा है अनुच्छेद नंबर 13। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि अनुच्छेद 13 ये कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज आप और समझ लो। अब जब हम ये कह रहे हैं कि राज्य कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों को समाप्त या कम किया जाए, तो इससे एक समस्या खड़ी होती है। समस्या खड़ी होती है ये कि अगर संविधान संशोधन करके, इससे एक समस्या ये खड़ी होती है कि अगर संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को कम कर दिया जाए, इस बात को ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इससे एक समस्या ये खड़ी हुई कि भाई आर्टिकल नंबर 13 तो ये कह रहा है कि मूल अधिकारों को कभी कम नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम किया जाए, तो क्या ये व्यवस्था भी आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत मान्य होगी? क्योंकि मूल अधिकार को कम किया जा रहा है संविधान संशोधन करके, तो क्या मूल अधिकारों को अगर संविधान संशोधन करके अगर कम किया जा रहा है तो क्या आर्टिकल नंबर 13 उस पर भी लागू होगा? यानी अगर हम फंडामेंटल राइट को कम कर दे कोई संविधान संशोधन करके, तो क्या वो भी अवैध हो जाएगा? क्या ऐसा कानून जो सरकार, मान लीजिए अब जैसे क्या है कि कोई फंडामेंटल राइट है, मान लो बोलने की आज़ादी हमारे आर्टिकल नंबर 19 है, अब सरकार क्या करे, इस अनुच्छेद को आर्टिकल नंबर 19 को कमजोर कर दे कोई संविधान संशोधन ला करके, तो क्या अगर संविधान संशोधन ला करके मूल अधिकारों को कम किया जा रहा है तो उस पर भी क्या आर्टिकल नंबर 13 लागू होगा? तो क्या वो भी उसका उल्लंघन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इससे ये समस्या खड़ी हुई। तो इस समस्या को निपटाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951। इस समस्या को एड्रेस करने के लिए एक केस आता है और उस केस का नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ
ये एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इसी सवाल के साथ 1951 में, और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट से यही क्वेश्चन पुट अप किया गया कि क्या अगर संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को कम किया जाए तो क्या उस पर भी आर्टिकल नंबर 13 लागू होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि अगर हम मूल अधिकारों को चेंज कर दें, मूल अधिकारों को कम कर दें या समाप्त कर दें संविधान संशोधन करके, तो क्या उस पर भी आर्टिकल नंबर 13 काम करेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल नंबर जो 13 है ये काम करता है केवल सामान्य विधियों में, सामान्य कानूनों में ये काम करेगा। अगर कभी भी संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को कम किया गया है तो संविधान संशोधन पर आर्टिकल नंबर 13 लागू नहीं होगा। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो आर्टिकल नंबर 13 है ये सामान्य कानूनों पे लागू होगा, लेकिन अगर संसद संविधान संशोधन करके किसी मूल अधिकार को कम कर दे तो कर सकती है, उसका ये अधिकार है, क्योंकि संविधान संशोधन पर आर्टिकल नंबर 13 लागू नहीं होगा। ये फैसला सुनाया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में। ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है समय समय पर अपने केस में जो है बदलाव करता रहता है, तो कुछ बदलाव इसमें भी आया। अगला केस जो है वो हमें देखने को मिलता है, सेम इसी मुद्दे पर जो अगला केस हमें देखने को मिला साथियों, वो देखने को मिलता है हमें इससे कुछ समय बाद 1967 में, जब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का मामला आया। अगला जो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये अगला केस पहुंचा और ये केस जो आया है साथियों, ये आया है 1967 में। ठीक, और इसमें भी बिल्कुल सेम सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सर आप हमें बताइए कि क्या अगर संविधान संशोधन करके किसी मूल अधिकार को कम किया जाएगा तो उस पर आर्टिकल नंबर 13 लागू होगा कि नहीं होगा। अब इससे पहले के फैसले में हमने देखा कि शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन अगर होगा तो आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा, केवल सामान्य विधियों पर लागू होगा। लेकिन गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि यह आर्टिकल नंबर 13 संविधान संशोधनों पर भी लागू होगा। संविधान संशोधन पर भी आर्टिकल नंबर 13 लागू होगा, यानी आर्टिकल नंबर 13 सभी पे लागू होगा, चाहे संविधान संशोधन हो या फिर ना हो। ठीक है, याद रखना। तो गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो शंकरी प्रसाद में दिया था बिल्कुल चेंज कर लिया और रिजल्ट ये दिया कि संविधान संशोधन पर भी आर्टिकल नंबर 13 लागू होगा, यानी आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया कि आर्टिकल नंबर 13 संविधान संशोधन पर भी लागू होगा, इससे गंभीर समस्या खड़ी होगी, देश में विवाद हो गया। कह रहे सुप्रीम कोर्ट तो जो है संसद को कोई समझता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही अपने आप को सर्वसर्वा मान रहा है। अब जब ये समस्या खड़ी हो गई तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए संसद ने क्या किया, संविधान के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी सर्वोच्चता दिखाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, हम अल्टीमेट पावर है। इसीलिए संसद ने क्या किया, एक संशोधन लेकर के आए और उस संशोधन को कहा जाता है साथियों 24वां संविधान संशोधन, जो आया है 1971 में। इसी समस्या से निपटने के लिए 24वां संविधान संशोधन भारतीय संसद ने किया 1971 में, ये दिखाते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल नहीं है, भारत की संसद ज्यादा पावरफुल है। और इसी समस्या को निपटाने के लिए इसी 24वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को कोर्ट में चेतावनी देते हुए फिर एक नया केस हमें देखने को मिला जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसे कहा जाता है साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आया है 1967
1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ऐतिहासिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस केस में 24वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, ठीक। और ये जो केशवानंद भारती हैं ये केरल के एक सन्यासी थे, और मैं आपको बताऊं इन्होंने एक तरीके से भारतीय संविधान और जो भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया है उसको बचा लिया, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है, केशवानंद भारती को। बहुत ही शानदार केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। पहले तो कुछ जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। केशवानंद भारती केस में अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच बनी। 13 जजों की बेंच बनी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। इतनी बड़ी बेंच किसी केस में नहीं बनी जितनी बड़ी बेंच इस केस में बनी थी, 13 जजों की। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उसका ये अधिकार है, ठीक है। हाँ, बंदर यार बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, याद रखना। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका अधिकार है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और भी जोड़ा कि कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे के विरोध में हो। कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे के खिलाफ हो। तो यहीं से हमें मूल ढांचे की अवधारणा मिली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदर यार बहुत दिमाग खराब कर रहा है। मूल ढांचे के विरोध में हो, इस अवधारणा को यहाँ पर दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनता है कि बताइए मूल ढांचे की अवधारणा किस केस में आई, इसी केस में आई। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि हाँ ठीक है, संसद को अधिकार है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर लें, आर्टिकल नंबर 13 लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। और यहीं से मूल ढांचे की अवधारणा आई। और मूल ढांचे की अवधारणा के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको हम देखते हैं। या मूल ढांचे के घटक क्या हैं, अगर हम देखें मूल ढांचा क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, जरा इसकी हम बात करते हैं। तो मूल ढांचे के अंतर्गत पहला पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ये मूल ढांचे का पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर भारत का संविधान है, ये मूल ढांचे का हिस्सा है। दूसरा, राज्य का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है। राज्य का गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप, ठीक है, ये भी एक हिस्सा है। मतलब आप संशोधन करिए, लेकिन अगर आप संविधान में संशोधन करके कोई ऐसा संशोधन कर दो जिससे भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी अगर चाहें तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं और कमेंट करते हैं कि अरे मोदी अगर 2024 में आ गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। वो लोग मूर्ख हैं, उन्हें संविधान का कोई ज्ञान नहीं है, या फिर ज्ञान है भी तो वो जनता को मूर्ख समझते हैं। ऐसा कोई संशोधन कभी हो ही नहीं सकता यार, कैसे हो जाएगा, मूल ढांचे के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा संशोधन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल होगा, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा उस पर। क्योंकि भारत के गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखना ये मूल ढांचे का हिस्सा है और सरकार इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये तो लोगों को पागल बनाने की बात है, ठीक है, याद रखना। तीसरा, अगर हम देखें कि मूल ढांचे के अंतर्गत और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, तो मूल ढांचे के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है संविधान की पंथ निरपेक्ष, संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, ये भी हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है, ध्यान रखना, ठीक है। संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति ये भी हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है, भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है। चौथा, अगर हम देखें मूल ढांचे के अंतर्गत और क्या क्या आता है, तो मूल ढांचे के अंतर्गत अगली चीज आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ध्यान रखना।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी सरकार कभी भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे जुडिशरी की पावर कम हो या जुडिशरी के ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग ध्यान रखना। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो जुडिशरी की पावर को कम करे। इसीलिए इसका हमें एक लेटेस्ट एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला, जब सरकार ने क्या किया, सरकार ने बनाया नेशनल जुडिशियल कमीशन। सरकार ने बनाया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, नेशनल जुडिशियल कमीशन, और उसमें यह कहा कि अब जो जजों की भर्ती है वो इससे होगी। जैसे ही ये सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को तुरंत रद्द कर दिया और कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। जजों की नियुक्ति का अधिकार भारतीय संविधान में कोलेजियम व्यवस्था को दिया गया है, ध्यान रखना। तो जजों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था से ही होगी, नेशनल जुडिशियल कमीशन से नहीं होगी, और इसको कैंसिल कर दिया। तो ये जो है कुछ प्रमुख बातें हैं भारतीय संविधान की और इसके मूल ढांचे की, और ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल नंबर 13 और उससे जुड़े प्रमुख कानून, हालांकि बंदरों ने कुछ तंग किया मुझे क्या मतलब आपको भी, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अब जैसी व्यवस्था है यार वैसा ही मैं काम आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इन चीज़ों को बेहतर भी बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। बीओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस चैनल को फॉलो कर लो। कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर हम फ्री में आपको करवाने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।